So assembler are the software which transfer low-level languages like assembly languages into machine code. Last time मैंने आपको ये बताया था कि every single instruction has an equivalent machine level instruction. फिर हमने पिछली बार को सिंबल टेबल और कीवर्ड टेबल वगैरह की भी बात करी थी. कुछ पास पेपर क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको 2 पास के हिसाब से समझाया था. So there are two types of assembler, single pass and 2 pass. तो single pass तो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, 2 pass assembler हमारे सिलेबस में है. 2 pass assembler ये पास पेपर में 2 बार ये क्वेश्चन ऐसे अपीयर होता है कि वो कहता है कि what are the things that happen at first pass and what are the things that happen at second pass. मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पास में जो सबसे मेजर चीज है वो कलेक्शन ऑफ आइडेंटिफायर्स इन द सिंबल टेबल है और सेकंड पास में फिर वो उसको इस्तेमाल करता है. तो 2 पास असेंबलर में अगर हम फर्स्ट पास को देखें तो ये कहता है कि रीड्स द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम वन लाइन एट अ टाइम, ignores anything not required like comments. Obviously जो comment शॉमेंट होते हैं वो हमारे किसी काम के नहीं होते अगर हम कन्वर्जन कर रहे हैं. कमेंट सिर्फ प्रोग्रामर्स के लिए होते हैं जो कि प्रोग्राम लिखते हैं so that when they rewrite this program or upgrade this program or study this program later, so they would have an idea कि उन्होंने क्यों किया था. चलिए, allocates memory address for the code lines. मेमोरी के अंदर हर एक इंस्ट्रक्शन एक पर्टिकुलर एड्रेस पे होती है, उसकी एलोकेशन होती है कि मेमोरी में ये लाइन किस मेमोरी एड्रेस पर लोड होगी. चेक्स द ऑपकोड इन द इंस्ट्रक्शन सेट. आपको पता है कि ऑपकोड आर दोज प्री डिफाइंड कमांड्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, उनको चेक करता है. और जो ऑपरेंड में लेबल्स होते हैं सारे के सारे लेबल्स, यानी कि हम जो एड्रेसेस को नाम देते हैं लेबल्स कहते हैं. एट द लेबल टू सिंबल टेबल प्लेसेस द लेबल एड्रेस इन द सिंबल टेबल, यानी कि लेबल और उनके एड्रेसेस जो हमारे पास पास पेपर में क्वेश्चन था वो बेसिकली इन 2 पॉइंट्स के गिर्द घूमता था. एट द लेबल टू द सिंबल टेबल व्हेन फाउंड और places the label address in the symbol table. और फिर all the macros code replaces the macro calls. अब macros क्या होते हैं? ये functions जैसे हम high level languages में functions call करते हैं. low level languages में ये पहले part of the syllabus होता था, इस साल से इन्होंने खत्म कर दिया है. But you should know that the functions and procedures in high level languages, equivalent thing in low level languages is macro. तो जहां पर आपने किसी फंक्शन को या मैक्रो को कॉल किया हुआ होगा या किसी प्रोसीजर को कॉल किया होगा तो उसके कॉलिंग को ये रिप्लेस कर देता है पूरे के पूरे कोड से, ताकि अभी जब कन्वर्जन हो लो लेवल लैंग्वेज की मशीन लैंग्वेज में तो कोई रेफरेंसेस ना रहे कि वो कर लो वहां से ये ले आओ. एवरीथिंग इज बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल कि आपने उसको पढ़ना है और एग्जीक्यूट करना है. तो अगर कहीं पर कोई फंक्शन की कॉल की गई है तो उस कॉल को खत्म करके वो पूरा का पूरा फंक्शन का कोड इम्बेड कर देता है. ये पहले पास का काम है कि एक लाइन को एक टाइम में पढ़ता है. अगर कोई कमेंट्स हैं ऑब्वियसली उसको नहीं पढ़ता, उसकी जरूरत नहीं होती. जो प्रोग्राम की कोड्स हैं उनकी लाइंस के एड्रेसेस मेमोरी में एलोकेट करता है. ऑपकोड सारे चेक करता है कि कहीं उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है. ऑपरेंड के अंदर अगर लेबल्स होते हैं तो लेबल्स को सिंबल टेबल में लगाता है और जब वो लेबल्स की लोकेशंस मिल जाती हैं तो उन लोकेशंस को सिंबल टेबल में अपडेट करता है. और इफ देयर आर एनी मैक्रो कॉल्स तो उन मैक्रो कॉल्स को रिप्लेस करता है उन मैक्रोस के एक्चुअल एड्रेसेस से. दिस इज पास 1 जिसमें से हमने सिर्फ सिंबल टेबल वाले 2 एलिमेंट्स पे पास पेपर के क्वेश्चन देखें क्योंकि वही आते हैं. अब दूसरे पास में क्या करता है आप देखें. पहले पास से जब ये बाहर निकलता है
तो सारे लेबल्स सिंबल टेबल में अपडेट हो चुके होते हैं और सारे मैक्रोज जो हैं वो अपने एक्चुअल कोड से रिप्लेस हो चुके होते हैं। अब सेकंड पास में ऑब्वियसली मशीन कोड बनाया जाएगा, जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। तो रीड द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम वन लाइन एट अ टाइम। अब ये दोबारा पढ़ रहा है, इस बार वो कन्वर्ट करने के लिए पढ़ रहा है, पिछली बार वो सिंबल टेबल्स में लेबल्स अपडेट करने के लिए पढ़ रहा था। तो रीड्स द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम वन लाइन एट अ टाइम, generates the object code including opcode and operand from the symbol table generated in pass1। अच्छा, अब देखें जहां पर लेबल को कॉल किया गया होगा वहां पे उसको एब्सोल्यूट एड्रेसेस के साथ रिप्लेस करके और उसका ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड बना दिया जाता है। Generates the object code including opcode and operand from the symbol table generated in pass1। सही है। तो इसका जनरेट करने का मुराद ये है कि वो लैंग्वेज के कोड से मशीन कोड बनाता है और सिंबल टेबल्स को यूज करके बनाता है, और उसके बाद प्रोग्राम सेव होता है और एग्जीक्यूट होता है। यू वुड हैव टू एक्चुअली रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। देयर वर कपल ऑफ क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं पास पेपर्स में, ठीक है, वो हम देखते हैं।
वो क्वेश्चंस अभी नजर आ नहीं रहे हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर कर लूंगा इसके वन पास और टू पास असेंबलर के, इफ दे कम फ्रंट आई विल शेयर दोज। मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो कहाँ थे एक्चुअली, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है ना इसके अंदर कहीं वो आगे पीछे हो गए। 1.1 में नहीं है, फेज कोड प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट असेंबली लैंग्वेज। हाँ जी, ये देखें, ये पहला क्वेश्चन है 2015 में, सॉरी दिस वाज 1.4.2। The table below shows 6 stages in von Neumann phase. You put the stages into अच्छा von Neumann architecture का ये वो नहीं है बस ये इंटरप्ट का है। और 13 oops, ये नहीं मिल रहा है। Anyways, let's not waste time। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो वन पास और टू पास के बाद टॉपिक है देखें, हमने इंटरप्ट्स पढ़ ली और हमने सारे रजिस्टर्स पढ़ लिए हैं। फेज डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल हो गई है और अब हम परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इस पे बात करते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, प्रोसेसर टाइप एंड नंबर ऑफ कोर्स, द बर्स्ट रेट, क्लॉक स्पीड, कैश मेमोरी। तो ये चार फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बेस करते हुए ओवरऑल सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उसको संभाल सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो परफॉर्मेंस फैक्टर्स पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कैश मेमोरी को। अब देखें, जो परफॉर्मेंस फैक्टर्स हैं उनसे मुराद ये होती है कि हम जो सिस्टम यूज कर रहे हैं वो ओवरऑल किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको मजीद बेहतर बना सकती हैं। सबसे पहले देखिए कैश या कैशे मेमोरी क्या होती है। कैश या कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी जो है वो बेसिकली मेमोरी इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर होती है। An instruction in the main memory when arrives in
control processing unit, it takes about, let's say this is just an example because इसको हम कर नहीं सकते, प्रोसेसर टू प्रोसेसर स्पीड वेरी करती है. Let's say it takes 100 nanoseconds. ठीक है, तो अब अगर आपके पास एक प्रोग्राम रखा हुआ है और उसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोसेसर में एक 100 नैनोसेकंड्स में आ रही है और एग्जीक्यूशन स्पीड पर इंस्ट्रक्शन इज 1 नैनोसेकंड. अगर 1 नैनोसेकंड की एग्जीक्यूशन स्पीड है और हर इंस्ट्रक्शन 100 नैनोसेकंड्स पर आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रोसेसर जो है वो 99% टाइम्स is sitting idle as it is waiting for the instruction. इस प्रॉब्लम को हम लोग टर्म करते हैं वॉन न्यूमन bottleneck के नाम से. Von Neumann bottleneck. What is von Neumann bottleneck? That every instruction when it arrives from main memory to CPU takes 99% more time than the speed at which the instruction will be executed by the microprocessor. This is von Neumann bottleneck. So what they have done, to resolve this issue, computer cache memory, cache memory is installed in CPU. तो बजाय इसके कि एक एक इंस्ट्रक्शन लेके आई जाए, आपको पता है कि कंप्यूटर इज अ सीक्वेंशियल मशीन. सीक्वेंशियल मशीन से मुराद क्या है? सीक्वेंशियल मशीन से मुराद ये है कि एक इंस्ट्रक्शन के बाद अगली इंस्ट्रक्शन और उसके बाद उससे अगली इंस्ट्रक्शन और उसके बाद उससे अगली इंस्ट्रक्शन चलती है. तो हम क्या करें कि हम बजाय जिस इंस्ट्रक्शन को लेकर आना है उसके सिर्फ उसके साथ सिर्फ वो ना लाएं, बल्कि उसके साथ उसके आगे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जितनी ला सकते हैं मैक्सिमम सब लाएं और उस कैश मेमोरी में डंप कर दें. और कंप्यूटर को अब हर इंस्ट्रक्शन के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, वो तो उसके पास ऑलरेडी प्रोसेसर में मौजूद है. वो प्रोसेसर के अंदर जिस जगह पे मौजूद है उसको हम कैश कहते हैं, कैश मेमोरी कहते हैं. वहां से वो लेता जाएगा और वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा. मीनवाइल that bunch of instruction is reducing because of the instructions are being executed, the cache memory is refilled. So cache plays a role of is a buffer, plays a role of buffer memory of instructions. उस बफर में भरते रहते हैं, वो एग्जीक्यूट करता रहता है. जो डिले पहले हर इंस्ट्रक्शन पे आ रहा था, अब वो सिर्फ और सिर्फ पहली बार में आएगा जब पहला बंच ऑफ इंस्ट्रक्शन कैशे में रखा जाएगा. So introducing cache memory and using it will actually speed up the computer sometimes 99% of the times.
अच्छा, दूसरा फैक्टर देखिए, कैशे मेमोरी के बाद क्लॉक स्पीड है, फिर बस विड्थ है। तो हम देखते हैं अब क्लॉक स्पीड। It is responsible for the fetch, decode, execute cycle. Execution speed. It is responsible for the fetch, decode, execute cycle, execution speed, clock cycle. और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सिस्टम्स क्लॉक है, it is basically connected with control unit and arithmetic logic unit. And sometimes systems clock is only connected to control unit, and control unit is basically interacting with ALU itself. Okay, so it means कि system clock जितनी तेजी से काम करेगा, control unit उतनी तेजी से fetch, decode, execute cycle को आगे चलाएगा. Faster the clock, faster the fetch, decode, execute cycle. But there is one thing: overclocking. ओवरक्लॉकिंग एक ऐसा इशू है. ओवरक्लॉकिंग मींस जो भी हम कंप्यूटर परचेज करते हैं, उस कंप्यूटर का जो मैन्युफैक्चरर है वो उसके ऑप्टिमम स्पीड से उसको कुछ अंडर क्लॉक करके रखता है, कुछ कम स्पीड रखता है. उसका रीजन क्या होता है कि हीट कम जनरेट करवानी है. फास्टर द डेटा मूव्स, फास्टर द करंट मूव्स, फास्टर the current moves, more the friction, more the friction, more the heat. So in order to curb the heat, to keep the heat at the bay, to keep the heat in controlled uh, values or limits, underclocked systems are basically given to us. But देयर इज ऑलवेज चांस कि अगर हम उसके अंदर जाएं और उसकी सेटिंग्स में सिस्टम के जाएं तो हम अपने कंप्यूटर्स को ओवरक्लॉक कर सकते हैं. वन ऑफ द रीजन फॉर अंडरक्लॉकिंग इज the time requirement by the microprocessor for the execution of one instruction. You see, fetch, decode, execute cycle requires some time to complete each and every operation. If it does fetch, it requires some time to fetch. It can ask for more fetch in the given time, but the amount of time that is required should be considered. अब आपको एक काम करना है, उस काम को आप जितनी भी तेजी से करें, कुछ टाइम में तो करेंगे, और अगर उससे कम टाइम में आपसे डिमांड की जाएगी तो आप नहीं कर सकते. So if the clock is overclocked, fetch to decode, decode to execute, if the instruction requires some time to be able to get properly fetch, decode, executed properly, you need to honor that time. If you are asking your processor to do things at faster pace, even faster than the time required for fetch, decode, and execute, in that case, one instruction will not be fetched, decoded, and executed properly, and the cycle goes on, and another instruction arrives in the system. So once one instruction's output is not yet generated, the other instruction is upon the head. So computer starts skipping instructions execution, and that may
basically brings about the trouble to the system. How come? एक इंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई तो दूसरी आ गई है, दूसरी अभी चली है, तीसरी पूरी नहीं हुई तो चौथी आ गई है, अब चौथी पूरी नहीं हुई तो पांचवी आ गई। इस तरीके से सिस्टम स्किपिंग करना शुरू करता है। स्किपिंग करना शुरू करता है तो सिस्टम हैंग हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है, प्रोग्राम सही नहीं चलेगा, प्रोग्राम मेमोरी से बाहर निकल जाएगा और हर चीज़ में गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। तो ओवरक्लॉकिंग भी एक हद तक की जानी चाहिए। तो क्लॉक स्पीड इज अनदर फैक्टर। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम्स नए नए आ रहे हैं उनके अंदर जो क्लॉक स्पीड है वो नेचुरली फास्टर है। नेचुरली फास्टर से मुराद ये है कि पिछले सिस्टम में अगर कोई स्पीड 1.8 गीगाहर्ट्ज थी तो अब 2.5 गीगाहर्ट्ज है। दैट इज नेचुरली इंक्रीज्ड स्पीड, बट 1.8 might go up to 1.9 and 2.5 might go up to 3. So overclocking in every system's self controlled area, it is acceptable, but if you actually push the system beyond its minimum requirement level, then you might invite troubles. But certainly higher clock speeds will actually help you to get the job done faster. अच्छा, इसके बाद आपके पास क्लॉक हो गया, फिर बस विड्थ हो गई। बस विड्थ this is about two of the buses, the data bus and address bus. एड्रेस बस के अंदर तो सिंपल सी बात है, आपको मैंने बताया था कि 2 की पावर n होता है। तो अगर आपके पास 2 की पावर 8 है तो आप सबसे बड़ा एड्रेस जो एक्सेस कर सकते हैं वो होगा 255, 0 से 255। सर ओवरक्लॉकिंग से ओनली फैच डिकोड अफेक्ट होंगे? हाँ ऑब्वियसली, नहीं हर चीज। फैच का मतलब है डेटा को लेकर आना मेन मेमोरी से प्रोसेसर में। डिकोड का मतलब है साथ कि हम उस डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और एग्जीक्यूट का मतलब है अब हम उसको ओबे कर रहे हैं। तो ये फैच में भी, डिकोड में भी, एग्जीक्यूट में भी, तीनों में हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए। तो अगर वो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम ओवरक्लॉकिंग करके आप जो है वहां तक पहुंच सकते हो तो वो फास्ट हो जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर आपने फास्ट कर दिया तो फिर इन तीनों में एब्रप्शन, ट्रबल आने लगती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। लेकिन फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट तीनों है। अच्छा, अब मैं बताया था आपको एड्रेस बस का। तो एड्रेस बस की जितनी ज्यादा चौड़ाई होगी उतने बड़े एड्रेस को आप एक्सेस कर सकेंगे। मींस एड्रेस बस विड्थ is directly proportional to the amount of memory. जितनी बड़ी बस होगी उतनी ज्यादा आप मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास बस में 16 बिट्स की कैपेसिटी है, इसका मतलब है कि आप 65K मेमोरी रख सकते हैं। अगर बस में आपके पास 32 बिट की कैपेसिटी है, इसका मतलब है आप 4 GB मेमोरी रख सकते हैं। अगर आपका सिस्टम 32 बिट्स का है और आप मेमोरी लगा दो उसमें 8 GB, तो सिस्टम तो 4 GB से ऊपर ब्लाइंड है। तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि एड्रेस बस के बड़े होने से और छोटे होने से क्या फर्क पड़ता है। एड्रेस बस के बड़े होने से आप ज्यादा मेमोरी एड्रेसेस तक पहुंच सकते हैं और ज्यादा डाटा मेमोरी में रख सकते हैं, ज्यादा बड़ा प्रोग्राम लोड कर सकते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ प्रोग्राम लोड कर सकते हैं। बड़ी मेमोरी के अंदर सिस्टम उसको एक्सेस कर सकता है। एड्रेस बस। अब डेटा बस, इसका भी यही रूल है। Bigger the bus, lesser the time of the data arrival in computer's processor. For example, you want to bring in
और रीड वन 1000 बिट्स into microprocessor. आपके पास 64 की बस है, तो डेटा बस जो है वो आपके पास 64 बिट्स की है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास 64 बिट्स की डेटा बस है तो आप 16 टर्न्स में डेटा को लेकर आएंगे। और अगर आपके पास डेटा बस 32 बिट्स की है तो आप 1000 बिट्स जो हैं उनको आप 32 टर्न्स में लेकर आएंगे। तो ऑब्वियसली बिगर द डेटा बस, फास्टर द डेटा रिट्रीवल फ्रॉम मेमोरी। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास डेटा तेजी से आता है तो तेजी से प्रोसेस होगा, लेकिन अगर स्लो आता है तो फिर उसके लिए सिस्टम को वेट भी करना पड़ेगा। तो डेटा बस बेसिकली डेटा लाने के काम तो आती है, लेकिन ज़्यादा डेटा अगर आपको जल्दी लेकर आना है तो आपको बड़ी डेटा बस चाहिए। अगर आपका छोटी डेटा बस है तो ऑब्वियसली फिर आप सिस्टम वेट करेगा ताकि सारा डेटा आ जाए। वेट करने से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्लो होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आपके पास बड़ी एड्रेस बस है तो आप ज़्यादा डेटा मेमोरी में रख के एक साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और बड़ी डेटा बस है तो आप जल्दी से डेटा लेकर आ सकते हैं। और ऑब्वियसली इन दोनों फैक्टर्स की वजह से आपके सिस्टम के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। देन यू हैव गॉट प्रोसेसर टाइप एंड नंबर ऑफ कोर्स। इसको हम एक्चुअली तो अगले साल पढ़ेंगे, लेकिन इसमें एक आइडिया आपको, प्रोसेसर टाइप एंड कोर्स। अच्छा, अब प्रोसेसर टाइप्स और कोर्स का मतलब ये है कि आपके पास कौन सा प्रोसेसर है, उसमें कितनी कोर्स हैं। कितनी कोर्स से मुराद है कि आपके अंदर एक प्रोसेसर जो आपने लिया वो प्रोसेसर कितनी काम एक साथ कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोसेसर है डुअल कोर, इसका मतलब है जो आपने एक प्रोसेसर लिया है उसमें दो कंप्यूटर की कोर्स हैं, यानी कि दो माइक्रो प्रोसेसर है। अब सिस्टम ये है कि आप इस कोर से कनेक्ट होते हैं, ये कोर इससे कनेक्ट होती है। अब अगर आप यहां से आ रहे हैं और आपको इस कोर तक जाना है तो और इस कोर पे डेटा ज्यादा है, तो अब इन दोनों कोर के बीच में एक ही कनेक्शन है। तो अगर आपको काम जो है वो दोनों कोरों से कराना है तो इस तक पहुंचने के लिए आपको इस कोर से गुजरना पड़ेगा। कोर ज्यादा बिजी है तो यहाँ पे पहुंचने में देर लगेगी। सिमिलरली अगर आपको आप इधर से एंटर कर रहे हैं काम को और आपको इस कोर तक पहुंचना है तो बड़ा मसला होगा। तो यानी कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा कोर्स यानी कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं ओवर वन चिप, तो उनकी आपस की कोऑर्डिनेशन के इश्यूज होते हैं। अब फर्ज करें एक कोर ये है, अब हमारे पास क्वाड कोर है, क्वाड कोर ये इससे रिलेटेड है, ये इससे, ये इससे, ये इससे, लेकिन इसके साथ ये इससे और ये इससे, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ से दाखिल हो रहे हैं तो आप यहाँ से भी दाखिल हो सकते हैं, आप यहाँ से भी दाखिल हो सकते हैं, आप यहाँ से भी दाखिल हो सकते हैं। अगर आप यहाँ से दाखिल हो रहे हैं और आपको इधर जाना है तो ये वाली अगर कोर बिजी है तो आप इधर से चले जाएं, और अगर ये वाली कोर बिजी है तो आप इधर से चले जाएं। ऐसे अगर ये वाली कोर फारिग है तो आप सॉरी अगर ये वाला रास्ता फारिग है तो आप इधर से चलाएं। मतलब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा।
तो एक तो ये होता है कि आप अपने काम को अमंग द कोर्स डिस्ट्रीब्यूट करें, दूसरा ये है कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके पास जो रास्ता है उस पर कोई चोर ना हो। तो प्रोसेसर जो है वो सिंगल कोर होते हैं, सिंगल कोर प्रोसेसर तो अकेला ही होगा तो सारा काम उसने ही करना है। अब डुअल कोर होगा तो वो काम को बांट सकता है, क्वाड कोर होगा तो मजीद बांट सकता है। लेकिन मसला है कि जितना ज्यादा काम बढ़ता है उतना ज्यादा कोर्स के बीच में जो नेटवर्किंग है उसकी जरूरत, इंटरेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, ब्रिंगिंग इट बैक एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क, वो उसकी ट्रबल्स बढ़ती चली जाती है। अब आप सोचें जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं मैसिवली पैरेलल कंप्यूटर्स। उनके अंदर हजारों लाखों के हिसाब से कोर्स होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो हम नंबर ऑफ कोर्स को बढ़ा दें, परफॉर्मेंस बेहतर करना चाहते हैं तो हम नंबर ऑफ कोर्स को बढ़ा दें, लेकिन उसके साथ साथ कोर्स की आपस की जो कोऑर्डिनेशन है, उसकी जो नेटवर्किंग है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा अमंग द कोर्स है, रीचिंग आउट टू द कोर्स है, कोर्स से डाटा को वापस कलेक्ट करना है, उसके लिए अगर नेटवर्क बीच में सही नहीं है तो कुछ भी फिर मुमकिन है। मतलब ज्यादा कोर्स वाला कंप्यूटर भी अंडर परफॉर्म करेगा। सो बेसिकली यस, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कोर्स, आप देखें आपका सेलफोन भी होगा उसमें 7-8 कोरें होती हैं। Increasing the number of cores will enhance the working. But if the network between the cores is improper, it is not well sought after, it is not well taken care of, then the overall performance of the system will be decreased. Otherwise, yes, increasing the number of cores will increase the quality of the work for the microprocessor, and it will affect overall performance of the system towards the betterment. अब जितने भी कंप्यूटर आजकल खरीदते हैं वो सारे के सारे बेसिकली एक से ज्यादा कोर्स वाले होते हैं, ठीक है ना। तो ये थे परफॉर्मेंस फैक्टर्स। अब हम आते हैं, कैशे मेमोरी भी हमने डिस्कस करी। कैशे मेमोरी में याद रखिएगा वॉन न्यूमैन बॉटलनेक पे हमने डिस्कस किया, क्लॉक स्पीड पे की, बस विड्थ पे की, प्रोसेसर टाइम एंड नंबर ऑफ कोर्स पे किया। अब हमारा बिल्कुल आखिरी टॉपिक है विच विल एक्चुअली सील द डील, हमारा ये चैप्टर आखिरकार खत्म हो जाएगा। वो है understand how different ports provide connection to peripheral devices। ठीक है, understand how different ports provide connection to the peripheral devices। अब पोर्ट्स कौन सी होती हैं, यूएसबी क्या होती है, आपको पता है यूएसबी क्या होती है, आपने ओ लेवल में भी पढ़ा होगा। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस आजकल डिफेक्टो स्टैंडर्ड बना हुआ है। ये डिफरेंट पोर्ट्स के हवाले से हमें पढ़ना है। तो यूएसबी है, एचडीएमआई है और वीजीए है। तो बेसिकली हमें ये पढ़ना है कि भाई ये क्या काम करते हैं, ठीक है ना। ये क्या काम करते हैं, ये कब काम आते हैं, किस किस्म के डेटा के साथ काम आते हैं, ठीक है, किस किस्म के डेटा के साथ काम आते हैं, ये हमें जो है वो पढ़ना है। अरे भाई हो जाओ, चलो। तो अब जनाब हमारा अगला टॉपिक है पोर्ट्स।
सबसे पहले हमारे पास है HDMI पोर्ट। आपको सबको पता होगा कि पोर्ट क्या होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि HDMI क्या होती है। HDMI stands for high definition multimedia interface। ठीक है, and it is most frequently used for original uncompressed video transfer, और obviously ये parallel data transfer होता है, and compressed or uncompressed audio transfer। It is used for original uncompressed video transfer and compressed or uncompressed audio transfer, HDMI। ठीक है, तो this is the purpose of this port। Now the key benefit of HDMI is its ability to transport, a high bandwidth of data. Data is in video, audio, also nowadays 3D, and sometimes networking के लिए भी इस्तेमाल होता है, sometimes for Ethernet protocols, local area network। Okay, so all using a single cable। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? सिंगल केबल एट very fast, almost realistic speed। ठीक हो गया। तो अब आप देखें कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड इन गेमिंग कंसोल्स, आपको पता होगा, टीवीज and DVD and Blu-ray, players, etc। ये होती है HDMI पोर्ट। ठीक है ना, अब आपको बस इसी तरीके से कुछ याद रखना है। HDMI stands for High Definition Multimedia Interface।
It is used for original uncompressed video transfer. Transfer and compressed or uncompressed audio transfer. The key benefit of HDMI is its ability to transport a high bandwidth of data for video, audio, 3D और maybe इतना ज़्यादा होता है कि आप उसको Ethernet यानी कि local area network के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं using a single cable at very fast speed. It is used in gaming console, TVs and Blu-ray, DVD players etc. alongside computers. याद रखेंगे कंप्यूटर में भी तो ये होता ही है. अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे. VGA connector or port. VGA stands for वीडियो ग्राफिक्स एरे. ये शुरू में होता था, अब तो बहुत कम होता है. वो जो मोटे वाले मॉनिटर्स होते थे ना, उसके अंदर ये था. आपकी एज में हम तो देख देख के बड़े हुए हैं. It is a standard connector used for computer video output. ठीक है, इसको IBM ने बनाया था 70s में. It is a 15-pin connector invented by IBM. In 80s. Still, VGA is quite popular with multimedia projectors and computer monitors. ठीक है ना. इसके अंदर जो लिमिट है, VGA cables are limited to 150 feet VGA केबल. अच्छा देखिए, VGA में जो डेटा ट्रांसफर होता है ना, वो डेटा डिजिटल नहीं होता. HDMI में डेटा ट्रांसफर जो है वो डिजिटल होता है. तो ये जो वीडियो ट्रांसफर है ना, ये सारा का सारा डिजिटल वीडियो है. ये जो वीडियो ट्रांसफर था ना, ये सारा का सारा डिजिटल वीडियो ट्रांसफर है. और जो इसके अंदर हमारे पास है VGA केबल के अंदर, वो सारा का सारा जो है वो एनालॉग होता है. VGA केबल कैरीज एनालॉग डेटा that weakens with the length of cable या with the distance. ठीक है ना. अच्छा, अब इसकी हम आ जाते हैं रेजोल्यूशन पे.
स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन देखें, HDMI में तो आप 4K 8K चलाएं, लेकिन VGA में जो स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन थी वो है 640 by 480, 640 by 480, और जो रिफ्रेश रेट है यस उमर, लेकिन इसमें हमने एक्सटेंडर लगा के इसको आप जो है वो 150 से ऊपर जो है ना आप लेकर जा सकते हैं 650 तक एक्सटेंडर्स लगा के। तो इतना तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन बहरहाल डिसएडवांटेज में आप ले सकते हैं उसको, एक्सटेंडर्स लगते हैं। स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन इज 640 by 480 at 60 हर्ट्ज, सही है, 60 हर्ट्ज पे रिफ्रेश कर सकता है। तो ये है हमारा VGA।